हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार, योर केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखो बच्चों, चैम्प कोर्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। आज का जो ये लेक्चर है, वैसे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके पर्पस ऑफ दिस चैम्प कोर्स इज़ दैट आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें जो कमियां रह गई हों उन कमियों को हम दूर कर दें। मेजर जो पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं उसको हम बता दें कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दें। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर दें। ये इसका पर्पस है ताकि एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स में अच्छा हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये तो आप भी समझते हैं कि कितना भी कुछ पढ़ लो, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी है, थोड़ा वीक है, तो कई बार परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ पाती जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस जब भी अच्छा होता है जब आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और एक ओवरऑल अप्रोच बना करके पढ़ें, उसके बारे में सोचें। चलिए, आज हम थ्योरी ब्रशअप करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि ये संभव नहीं होता कि हम पूरी बहुत डिटेल में सारी थ्योरी बता दें विद इन 1 आवर और अराउंड 1.5 आवर जो भी है, बट फिर भी कोशिश ये करेंगे कि जो जो मेजर चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं बच्चों की, वो हम कवर अप कर लें। तो लिखेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। पहले चलो मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आप जानते हो कि मोल कॉन्सेप्ट में जो भी कैलकुलेशन हम स्टाइकियोमेट्री करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, उस सब का यूज़ पूरी केमिस्ट्री में आता है। इसलिए हर इंस्टीट्यूट सबसे शुरुआत में या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं या फिर मोल कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो और व्हाट नॉट, एवरीवेयर यू नीड द कैलकुलेशंस ऑफ द मोल्स। सारी कैलकुलेशंस मोल में होती हैं और उसके बेसिस पर आप फिर अकॉर्डिंगली आगे की पढ़ाई आगे बढ़ाते हो। अब हम ये डिफाइन नहीं करेंगे कि मोल क्या है, कैसे है, बट जहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो पॉइंट जरूर कवर अप करेंगे और मेजर पॉइंट से चैप्टर को ब्रशअप करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बढ़िया से रिविजन हो जाए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बात करें तो एक चीज़ में बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, वो है डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। देखो, डेंसिटी अलग चीज़ है, वेपर डेंसिटी अलग चीज़ है। डेंसिटी तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बट वेपर डेंसिटी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर वेपर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। और क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो गैसेज आर ट्रीटेड टू बी द आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए वेपर डेंसिटी हम बड़े आसानी से फॉर्मूले में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो डेंसिटी होती है वो तो आप समझते हो, डेंसिटी को आप लिखते हो मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। हालांकि जैसे वाटर है फॉर एग्जांपल, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड दैट इज 1 ग्राम पर ml, या फिर इसको किलोग्राम में लेंगे तो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से आप ये डेंसिटी डिफाइन करते हो। ऑफ कोर्स मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो वॉल्यूम है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, एक्सपैंड होता है फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है ना, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। ये तो हो गई डेंसिटी, बट डेंसिटी में और वेपर डेंसिटी में अंतर है। वेपर डेंसिटी केवल वेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये एक रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये वेपर डेंसिटी जो है, कई बार वीडी, ये एक रिलेटिव डेंसिटी है। ये है क्या, Vd ऑफ द गैस केवल गैस के लिए डिफाइन होती है, एंड दैट इज नथिंग बट, याद रखना है,
डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। और शायद बच्चों को पता भी होता है रेफरेंस गैस कौन सी चूज करते हैं, हाइड्रोजन, इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो फिर अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। ऑफ कोर्स बोथ आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको एक बात पता होती है, Pm इज इक्वल टू DRT। याद है ना फॉर्मूला, ये PV इज इक्वल टू NRT का ही दूसरा फॉर्म है आइडियल गैस के लिए। तो Pm इज इक्वल टू DRT। अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, R तो खैर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको। तो यहां से अगर डेंसिटी देखते हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जो रेशियो डेंसिटी का है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वही रेशियो उनके मोलर मास का होना चाहिए। तो बच्चों ये जो वेपर डेंसिटी आती है किसी गैस की, वो वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज 2। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस यू कैन सॉल्व। ऑफ कोर्स दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेपर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइडियल गैसेस के लिए वेपर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर मासेस, और मोलर मासेस आर एवर कांस्टेंट फॉर द गिवन सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन को रेफरेंस बना करके। कई बार जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, फाइंड डेंसिटी ऑफ मान लो O2 गैस एट STP। तो डेंसिटी अलग चीज है और वेपर डेंसिटी अलग चीज है। ऑल्सो कैलकुलेट, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लें, ऑल्सो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस। अब टेम्परेचर को मेंशन भी नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो ध्यान दो, अगर डेंसिटी पूछ रहे हैं तो हमें यूनिट के साथ वैल्यू बतानी होगी। तो डेंसिटी ऑफ द O2 गैस अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या STP कंडीशन पर है, तो PV इज इक्वल टू NRT या PM इज इक्वल टू DRT से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो PM इज इक्वल टू DRT से सॉल्व करें, या फिर यूं भी कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। STP पर, तो STP पर मोलर वॉल्यूम ऑफ O2, तो मोलर मास तो आप जानते हो वो तो 32 ही है ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट पता है आपको, 32 ग्राम पर मोल। और मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP क्या होगा? वैसे क्वेश्चन में हम जनरली 22.4 लेते हैं, 22.4, बट होता एग्जैक्टली 22.7 है लीटर पर मोल। पुरानी परिभाषा में 22.4 लेते हैं और नई डेफिनेशन के हिसाब से 22.7। पुरानी डेफिनेशन जब थी जब प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेते थे। अब नई डेफिनेशन जो STP की है उसमें प्रेशर इज नॉट 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज 1 बार। प्रेशर थोड़ा सा घटा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो न्यूअर डेफिनेशन या न्यूअर मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज नॉट 22.7। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में आज भी आपको 22.7 मिल जाता है, क्वेश्चन तो वही पुराने चल रहे हैं ना। बट आपको अगर लेना हो अपनी तरफ से तो यू शुड टेक 22.7। आने के आंसर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, 22.4 लो या 22.7 लो, यहाँ से जो डिवाइड करोगे दैट्स इट। लीटर पर मोल है, मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया तो ग्राम पर लीटर आ जाएगी डेंसिटी यहाँ से। तो 32/22.7 ग्राम पर लीटर, ये है एट STP। ऑफकोर्स नया वाला STP, नया STP क्या है? नया STP मैंने क्या कहा? प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। दीज आर द न्यू STP कंडीशन, और उस पर मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.7 लीटर पर मोल होता है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। बट इसी क्वेश्चन में अगर ये कह रहे हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होगी, तो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 ना, अब वेपर डेंसिटी है मेरे भैया, डेंसिटी ना पूछ रहे हैं। तो अब वेपर डेंसिटी क्या होगी? मोलर मास ऑफ O2 अपॉन 2, 32/2 16। दैट्स इट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, यूनिटलेस।
तो अक्सर क्वेश्चन में कई बार डेंसिटी पूछते हैं गैस की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेपर डेंसिटी बताते हैं। कई बार वेपर डेंसिटी पूछते हैं तो डेंसिटी बताते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, टेस्टों में जब सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती कैसे होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ O2 एट एसटीपी कंडीशन। पहला ही ऑप्शन कई बार 16 दिखेगा, तो कई बार लगेगा 16, हाँ 32, अच्छा वेपर डेंसिटी। कई बार जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हो, डेंसिटी पूछी है तो डेंसिटी बतानी है, वेपर डेंसिटी पूछी है तो वेपर डेंसिटी बतानी है, और ये डिफरेंस है, यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, यहीं पर जब वेपर डेंसिटी की बात चली है तो बच्चों थोड़ा सा ये बात जानने की जरूरत है कि किसी स्पेसिफिक गैस की जो वेपर डेंसिटी है उसका मोलर मास अपॉन 2 होगी, बट कई बार कोई गैस मिक्सचर हो तो उसके लिए वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करें? हमें मोलर मास ऑफ दैट गैस ना लेकर के मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर जो होगा वो होगा m एवरेज ऑफ द गैस मिक्सचर अपॉन 2। ये फॉर्मूला है एंड दिस इज यूजफुल। और m एवरेज कैसे निकालते हैं ये बच्चों को पता होना चाहिए। इसका यूज चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन हो, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, वहाँ जहाँ तहाँ यूज आएगा इस बात का एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास को हम बोल सकते हैं टोटल मास इन, मान लो ग्राम ले लिया, ग्राम में, तो अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये है तरीका, m एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास इन ग्राम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लिखते भी चलेंगे, ये ब्रश अप करवा रहे हैं चैप्टर को कि मेजर पॉइंट जहां पर गड़बड़ हो सकती है वो इंश्योर करें कि हमारे से गड़बड़ ना हो। दूसरा जो एरिया है जहां पर बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो मेजरली हम बात करते हैं अबाउट स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम। स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में गड़बड़ नहीं होती बच्चों को। स्टाइकोमेट्री मान लो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं, इतना इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज़ किया, प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट जब आप बात करते हो कंसंट्रेशन टर्म्स की तो कई बार गड़बड़ाते हो आप डेफिनेशन में और यूनिट्स में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है एंड सॉल्यूट इज माइनर कंपोनेंट। इससे समझ में आती है बात, बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आपने शुगर को पानी में घोल करके शक्कर मतलब मीठा शरबत बना दिया, ये सॉल्यूशन है, तो पता है आपको कि सॉल्यूट जो है वो शुगर है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। प्रॉब्लम आती है बच्चों को लिक्विड इन लिक्विड में, 2 लिक्विड्स को मिक्स करो तो उनमें से कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मेजर कंपोनेंट मोल्स मिले कि मास मिले। ये हमेशा से कई बार कंफ्यूजन होता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड्स। सो व्हाट टू डू इन दैट केस? कई बार उसमें क्वेश्चन फिर एक लैंग्वेज लिख कर देगा, पर्टिकुलरली in a liquid solution in which both solute and solvent are liquid, तब ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी चीज? क्या? ऐसे क्वेश्चन लिख करके देगा, अ सॉल्यूशन ऑफ, लैंग्वेज ऐसी आएगी, अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एक्स इन वाई। अगर ऐसे लिख के आया सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई तो समझ जाना एक्स सॉल्यूट है और वाई सॉल्वेंट है। समझ गए बात आपको? मतलब जैसे एग्जांपल अगर ऐसे लिख के आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन इथेनॉल, दोनों ही लिक्विड हैं, इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह सर्व करेगा। वाटर हमेशा सॉल्वेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, एंड दिस विल सर्व एज सॉल्यूट।
तो कई बार ये लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से काम करती है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद द सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाकी ये फॉर्मूले जरूर याद रहने चाहिए परसेंटेजेस के, कि जैसे कंसेंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज W/V अगर कह रहे हैं हम, तो ऊपर से मालूम पड़ रहा है कि ऊपर मास है तो ये मास सॉल्यूट का होता है, और नीचे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। इनटू 100 कई बार इस तरीके से चीज डिफाइन होती है। ऐसे ही परसेंटेज W/, अगर W डिफाइन करो तो W/W ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर मास है, तो ऊपर में मास है तो वो सॉल्यूट का ही होगा, और नीचे मास ऑफ एंटायर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट का मास भी आ गया, सॉल्वेंट का भी आ गया, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। और ये बात हम कह चुके हैं कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास नहीं है टेम्परेचर का फंक्शन, तो फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास है और नीचे भी मास है, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लोहे का 1 किलो का टुकड़ा दो, कितना ही गर्म कर दो, पिघला दो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, और हीट करके गैस बना दो, आयरन की गैस, आयरन की वेपर्स, बट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन वुड रिमेन सेम। भले ही तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, सो टोटल मास वुड रिमेन सेम। तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यहीं पे एक और चीज आती है गैसेस के लिए। फॉर गैसेस percentage V/V volume by volume is nothing but percentage by volume is same as, or percentage by volume is same as percentage by mole। क्यों? जब भी हम ये कहते हैं कि 20% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन है हवा में, इसका मतलब ये हो गया कि उनके मोल्स का रेशियो या मोल फ्रैक्शन 0.2 है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज सेम एज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज मोल बाय मोल। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज सेम एज द परसेंटेज बाय मोल। जैसे कई बार ये बोला भी जाता है एयर में, ऐसा बोल रहे हैं 20% W या V/V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम O2 है। इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर इज 0.2 एंड ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड अदर गैसेस, मान लो अदर्स, ये 0.8 है सब मिला करके। सभी बाकी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 0.8 है, और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता है। क्या कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल। ऐसे में मान लिया जाता है कि अंडर सेम प्रेशर कंडीशंस दीज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम्स आर मेजर्ड। क्लियर? तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे आपके सामने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे ही कई बार एक टर्म यूज करते हैं, ये तो सबको पता ही होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फिर? मोल पर लीटर और मोलर। यूनिट हो गई मोल पर लीटर या मोलर। ठीक है, ये तो ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो भी समझ में आ गया। वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लिया। एक होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है ऊपर में तो वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किसमें? केजी में। देखो केजी में लेना है और सॉल्वेंट लेना है, यहां लीटर में लेना था, दिस वाज इंपॉर्टेंट। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और मोलल। मोलल 0.1 मोलल, 0.2 मोलल, सेंटीमोलल, मिलीमोलल, मोलल सॉल्यूशन,
बच्चे कई बार हंसते हैं, मोलल मोलल कर रहे हैं। अबे कर रहे हैं तो क्या है, जब मोलल तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मोल पर केजी या मोलल बोलते हैं इसको। अच्छा, ये ऊपर भी मास है, ऊपर मोल्स हैं, मोल्स क्या है, मास अपॉन मोलर मास, मास और मोलर मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, और नीचे भी क्या है, मास है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट होता है, फेमस स्टेटमेंट ये होता है कि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आर नियरली सेम, और इस बात का यूज़ लिक्विड सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेन में ही आते हैं भाई, वहाँ मानना पड़ता है आपको। अगर थोड़ा सा याद हो तो लिक्विड सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से जो पहली 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनके एक्सप्रेशंस में मैथमेटिकली देखोगे फॉर्मूले के अंदर तो मोलैलिटी आती है, मोलैलिटी, ये वाली मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलल वाली, ठीक है। बट क्वेश्चन कई बार मोलैरिटी देता है, तो फिर आपको मानना पड़ता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर टेकन इक्वल, नियरली सेम तो होते ही हैं व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्वस। सर क्या कह रहे हो, एक्वस ही तो होता है सॉल्यूशन? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। सॉल्वेंट हमेशा पानी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। सॉल्वेंट कुड बी अल्कोहल, सॉल्वेंट कुड बी ईथर, सॉल्वेंट कुड बी बेंजीन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स अवेलेबल। अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, एक्वस, नॉन एक्वस, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कैन बी टेकन नियरली सेम फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्वस। इन दैट केस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 1 gram per ml and density of the pure water is always taken 1 gram per ml if not mentioned in the question। जिन बच्चों ने ध्यान से पूरी बात सुनी होगी उन्हें समझ में आया होगा, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मैं लिखवा देता हूं इस वाले पॉइंट को, इसमें तो खास चीज़ पता ही नहीं। जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा है तो मैं कैसे करूं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल एंड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द गैस मिक्सचर। ये सब कॉन्सेप्ट भी, जैसे ये वाला ही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूजफुल when you study Henry's law in liquid solution and colligative properties। तो वो स्टेटमेंट क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्या, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आर नियरली सेम फॉर a very dilute solution if solution is aqueous। एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, तभी एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। और इस बात का यूज आता है व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल दैट इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आएगा वो चैप्टर भी, वो भी ब्रशअप करेंगे। ये जो जैसे आज में है, मैं चैप्टर को ब्रशअप कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट डे आएगा आपके सामने या सेम डे भी आ सकता है, वो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, ताकि उसके कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप कर पाएँ अच्छे से, और एक अच्छे क्वेश्चंस का अच्छा बैंक भी आपको मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अब जैसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लें कि कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस CH3COH सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस CH3COH है और ये 2 मोलर है, 2 मोल पर लीटर। फाइंड इट्स मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मान लो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जेई मेन में नहीं, कई बार जेई एडवांस में भी आते हैं, बट होते आसान हैं। जेई मेन में कंसंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई मेन में आते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स के आते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आजकल स्टाइकियोमेट्री थोड़ी कम आ रही है,
स्टाइक्योमेट्री क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, तो मैंने स्टाइक्योमेट्री पर ज़्यादा बात भी नहीं की है आज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक्वस एसिडिक एसिड है, 2 मोलर है। 2 मोलर का मतलब ये हो गया क्वेश्चन में कि 2 मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन ले लूँ, कोई फॉर्मूले मत लगाओ बच्चे, कई बार फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और मोलारिटी के फॉर्मूले रटते हैं बच्चे। मोलारिटी मोलारिटी के रिलेशन के फॉर्मूले, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले, परसेंटेजेस के मोलारिटी के साथ फॉर्मूले, इतने फार्मूले हो जाते हैं कि उनका भी एक फार्मूला बनाना पड़ता है बच्चों को, अटकते हैं बच्चे। तो वो अवॉइड करेंगे। तो मान लो 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया आपने, तो इसका मतलब उसमें 2 मोल किसके हैं? एसिडिक एसिड है। मतलब 2 मोल एसिडिक एसिड का मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि 1 लीटर में है और डेंसिटी दी भी है। तो फिर मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखो। कई बार स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वो तो 2 मोल हैं, बट नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं। 1 लीटर मतलब 1000 ml है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 है। ये किसका मास है? ये तो पूरे सॉल्यूशन का मास है। मुझे चाहिए सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास घटा लो। 2 मोल सॉल्यूट है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का मास 60 हो गया, सॉरी 1 मोल का मास अगर 60 ग्राम है तो 2 मोल का मास कितना हो गया? 120 आ गया। ये है टोटल मास। नहीं, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत, केजी में चाहिए मेरे भाई। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 1000 ऊपर आ गया, तो 2000 डिवाइडेड बाई 1200 माइनस 120, तो कितना हो गया? 1080। तो एक तरीके से 100/54 या 50/27 मोलल, दैट्स इट, यही आंसर है। 50/27 मोलल, ये आंसर है। इसको और डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आप आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन इसी तरीके से तरोड़ मोड़ करके आपसे पूछे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन एज वेल एज फॉर गैसेस आल्सो, कि उसका कितना फ्रैक्शन पार्ट है इन द एंटायर सॉल्यूशन। इन्हीं को तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक बार नोट करेंगे बच्चों, नोट इट डाउन। एक और पॉइंट लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं इन कैलकुलेशंस। और ये पॉइंट हमें लगता है कभी भी जेईई मेन में किसी भी साल ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें वाटर, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से अगर मान लो सॉल्यूट से आ रहा है तो उसे भी काउंट करना होता है। क्वेश्चन मान लो ऐसा है, जैसे W ग्राम ऑफ मान लो कुछ FeSO4.7H2O, ये कोई कंपाउंड है। मोलर मास इसका मान लीजिए m ग्राम पर मोल है, इज डिजॉल्व्ड इन W' ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड, क्वेश्चन ऐसे पूछे, फाइंड मोलैलिटी ऑफ Fe2 प्लस एक्वस इन सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, क्या बात कह रहे हैं हम। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट को मालूम भी हो ये बात, कुछ स्टूडेंट्स को मालूम हो, कुछ को नहीं भी मालूम होंगी। ये जो थ्योरी सेशंस हैं, ये ब्रशअप सेशंस जो हैं चैप्टर के, इनका पर्पज़ ये है कि एक तरीके से वो जो फाइन पॉइंट्स हैं जहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं वो आपके ब्रशअप हो जाएं और आपसे फिर गलतियाँ ना हों, आपका स्कोर बढ़े। तो W ग्राम ऑफ द FeSO4.7H2O, जिसका मोलर मास m ग्राम पर मोल है, इज डिजॉल्व्ड इन W' ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोलैलिटी ऑफ Fe2 प्लस इन सॉल्यूशन। ठीक है, ज़रा ध्यान दो। अब ये बात तो पक्की है कि FeSO4.7H2O ये सॉलिड है, पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये पानी में सॉल्युबल है और टूट जाता है फेरस आयन में प्लस सल्फेट आयन में, और वाटर तो उसी में मिल जाएगा। पानी तो पानी में ही घुल गया, सॉल्वेंट में घुल गया। W' ग्राम ऑफ वाटर लिया था, तो ऐसे में मुझे मोलैलिटी
ऑफ Fe2+ फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ क्या होंगे, जितने मोल्स FeSO4.7H2 के हैं उतने ही मोल्स Fe2+ के भी हैं। एक मोल FeSO4.7H2O में एक मोल Fe2+ छुपा बैठा है, तो इसका मतलब जितने मोल्स, कितने मोल्स, मास W ग्राम अपॉन मोलर मास M, ये थे मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O इंटू 1, ये है मोल ऑफ Fe2+ अपॉन, नीचे क्या चाहिए मोलैलिटी में, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट वो तो W' ग्राम है, बस हो गया सर, ग्राम में है 1000 से डिवाइड कर लूँ, हो गया सर, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, यही तो बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर इस पानी का ये वाला जो वाटर है इसका मास भी शामिल करना पड़ेगा, तो इसका मास कैसे शामिल करें, FeSO4.7H2O के मोल्स कितने, W/M, ये मोल्स हैं, और एक मोल में 7 मोल वाटर छुपा हुआ है इंटू 7, ये है मोल्स ऑफ H2O, और चूंकि मास ले रहे हैं इंटू 18, ये हुआ मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कमिंग फ्रॉम सॉल्यूट, और पुराना वाटर सॉल्वेंट का वो मास कितना था, W', ये टोटल मास है। अब 1000 से डिवाइड कर देना, अब आ गया kg ऑफ वाटर, तो बस अकॉर्डिंगली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो W/M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W' प्लस 7 इंटू 18 इंटू W/M, बस आप मैथमेटिकली सॉल्व करें, दैट्स योर आंसर। अगर ये वाला टर्म आपने नहीं जोड़ा तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो चाह रहा है कि आप इसे जोड़ करके बताएं, एंड अकॉर्डिंगली ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें आपको गलती नहीं करनी है। क्लियर बात, समझ में आ रही है आपको? तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनका ध्यान रखना है। तो ये थे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ फाइन पॉइंट्स दैट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट। इसके बाद चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कई चीज़ें बड़ी यूज़फुल होती हैं, खासकर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेन में आए हैं 2021 में, 2020 में, बीच बीच में क्वेश्चंस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर आए हैं। इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। यहाँ तक की बात नोट करो एक बार। तो इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में हमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट होता है, मोल्स कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। मोल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। और मोल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं मोलैरिटी की, तो इक्विवेलेंट वेट में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। एंड बोथ आर रिलेटेड बाय ए कन्वीनियंस फैक्टर और ए फैक्टर कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं उसको, कुछ टीचर्स कुछ बच्चे एन फैक्टर भी बोलते हैं, वो बात तो एक ही है, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो क्या, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में ये टर्म्स होते हैं और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होते हैं। जैसे यहां नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। जी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स, जी इक्यू भी लिख देते हैं। एंड बोथ आर रिलेटेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। यहां जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहां होता है इक्विवेलेंट वेट। यहां जैसे मोलैरिटी होता है, यहां होता है नॉर्मेलिटी। कई बार इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। एंड ऑल दीज आर रिलेटेड बाय ए ब्रिज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। दे आर ऑल कनेक्टेड बाय वैलेंसी फैक्टर। कैसे, जरा देखना फॉर्मूले कैसे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स is equal to number of moles into valency factor.
सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड है या जो भी है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखो वैलेंसी फैक्टर से रिलेटेड है ये। नॉट ओनली दैट नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन की होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होता है हमें, सब्सटेंस का दिया हुआ हो, वैलेंसी फैक्टर पता हो तो वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स आर रिलेटेड लाइक दिस। सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब वही बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। ये तो एक वाइड वैरायटी है ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग ऑक्साइड, हैलाइड, आयनिक कंपाउंड्स, so many things undergoing the redox reaction, but most common definition of the valency factor is 1 gram equivalent of a substance is that amount which interacts with the 1 mole of electrons, losing 1 mole of electrons or gaining 1 mole of electrons. So that is an important point. लिखो यहां तक की एक बार बात। कैसे? जैसे इक्विवेलेंट वेट की परिभाषा ऐसे दी जाती है, इट इज दैट मास which interacts with the moles of electrons. Here number of gram equivalents is that amount that produces or absorbs 1 mole of electrons. सिंपल सादी भाषा में अगर देखें तो हम दो तरह की रिएक्शन से डील करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन। तो फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए हम वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें? तो फॉर स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज। ये है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज, दैट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट स्पीशीज फॉर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे KMnO4 है, ये KMnO4 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। KMnO4 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, ये याद भी रखना पड़ेगा बच्चों को। अगर मीडियम एसिडिक है तो फिर ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है, और मीडियम यदि बेसिक है और अल्कलाइन भी है, अल्कलाइन भी बोलो ना, नॉर्मल अल्कलाइन, तो ये MnO2 का PPT बना लेता है ब्लैक कलर का। और यदि स्ट्रांगली अल्कलाइन है तो ये बनाएगा MnO4₂-, इसे बोलते हैं मैंगनीट आयन। ये था परमैंगनेट +7 से, ये +2 में गया, ये +4 में आ गया और ये +6 में आ गया। तो ध्यान दो, इस KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन के लिए 1 है, इस रिएक्शन के लिए +7 से 3-4 गया है तो 3 है, और यहाँ पर इस लास्ट वाली रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर इज 1। नहीं, यहाँ 1 नहीं है, 5 है, ये तो 5। तो वैलेंसी फैक्टर इज 5 if in acidic medium, valency factor is 3 if it is in basic medium or neutral medium, basic और alkaline और neutral medium। बेसिक और अल्कलाइन तो एक ही चीज होती है। स्ट्रांगली अल्कलाइन मेंशन्ड है तो इट विल गो टू द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 1। क्यों? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। सो लाइक दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। तो KMnO4 डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम इट कन्वर्ट्स टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। KMnO4 इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। अच्छा, KMnO4 एक सेकेंडरी टाइट्रेंट भी है। सेकेंडरी टाइट्रेंट प्राइमरी टाइट्रेंट बच्चे जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहाँ पर कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्राइमरी टाइट्रेंट वो होते हैं जिनके मास हम एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं और समय के साथ उनकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। टाइट्रेशन में टाइट्रेंट के रूप में अगर यूज़ करना है तो आपको उनका स्टैंडर्डाइजेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती, उसे बोलते हैं प्राइमरी टाइट्रेंट। जैसे K2Cr2O7 इज ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी टाइट्रेंट। Hypo solution is also the example of primary titrant. Mohr salt is also the example of primary titrant. तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी टाइट्रेंट के। ये सेकेंडरी टाइट्रेंट है, इसका मास एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, थोड़ी इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, समय के साथ ये अपनी कंसंट्रेशन भी थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है। इस कारण से इसका जब भी यूज़ करेंगे तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन प्राइमरी टाइट्रेंट की मदद से करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये KMnO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि I- को, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, MnO4- अगर एसिडिक मीडियम में है तो पहुंचाएगा I2 में, और अगर बेसिक मीडियम है तो पहुंचाएगा IO3- में। IIT ने पूछा ये पॉइंट, ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब KMnO4 से बेसिक मीडियम में कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, जनरली बच्चे I2 बता देते हैं। नहीं, I2 itself undergoes disproportionation in the basic medium, तो I2 अल्टीमेटली IO3- में ही कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक मीडियम में undergoes disproportionation, इसलिए प्रोडक्ट इज IO3-। KMnO4 का कोई रोल नहीं है, KMnO4 ने तो I- को I2 में पहुंचाया होगा, बट बेसिक मीडियम में खुद I2 कन्वर्ट्स इनटू IO3-। तो I2 बेसिक मीडियम में I- एंड IO3- में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर कि किस तरह का वैलेंसी फैक्टर यूज करें। और जब भी एसिडिक मीडियम मेंटेन करवाएं तो HCl से मेंटेन ना कराएं, वी शुड प्रिफर एसिड की प्रेफरेंस H2SO4 होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वाइल यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IIT में आया हुआ भी है ये। अच्छा, ये कोई बात ना होती केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कई बार बहुत टफ लेवल पे नहीं होते, तो जेई एडवांस्ड में भी कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जेई एडवांस्ड के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो कई बार जेई मेन में किसी भाषा का थोड़ा सा बहुत चेंज करके जेई मेन में पूछ लिए जाते हैं। तो जेई मेन में काफ़ी क्वेश्चन वही आते हैं जो जेई एडवांस्ड में पहले आए हुए होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट द टफेस्ट वाले क्वेश्चंस, जो मीडियम और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको रिफ्रेम करके, भाषा थोड़ी चेंज करके, लैंग्वेज थोड़ा सा रिफ्रेम करके वो पूछ लेते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वाइल यूजिंग KMnO4 in acidic medium, use H2SO4 for making medium acidic. Don't use HCl or HNO3। HCl और HNO3 यूज मत करो। HCl को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो KMnO4 का टाइट्रेशन में जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, टाइट्रेशन गलत हो जाएगा। और HNO3 खुद एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पता चला वो गले में हाथ डाल ले KMnO4 के, चल तू भी ऑक्सीडाइज कर, मैं भी ऑक्सीडाइज करता हूँ। नहीं, HNO3 को आपने मिलाया तो इसलिए था कि वो बस केवल एसिडिक मीडियम बनाए और रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ना ले, बट ये तो रेडॉक्स खुद ही ऑक्सीडाइज करने लगा स्पीशीज़ को। तो पता चलेगा ये क्या है, मैं तेरा तो काम थोड़ा कम कर देता हूँ KMnO4 भैया, मैं तेरा थोड़ा काम कम कर देता हूँ। नहीं चाहिए काम कम, तू अपना ही काम कर बस। क्या तेरा काम था एसिडिक मीडियम मेंटेन कराना, तू कर नहीं पा रहा, हम नहीं यूज़ करेंगे। H2SO4 यूज़ करो। H2SO4 मीडियम को एसिडिक बनाता है, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता, और सल्फेट H2SO4 इज ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ए सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कारण से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। जैसे वैलेंसी फैक्टर निकाले, ऐसी एक बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होता है और उसका नाम है K2Cr2O7 +6C। ये K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो क्रोमियम 3+ का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो जब इसका वैलेंसी फैक्टर आप देखोगे तो कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर वुड बी इक्वल टू +6 से +3 में चला गया। पर क्रोमियम कितने का चेंज, 3 का, और 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का हुआ। टोटल चेंज 6 पर मॉलिक्यूल, तो 6, ये है वैलेंसी फैक्टर 6। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7 अपॉन कितना, 6। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इस तरीके से, तो ये तरीका है। और भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे N2H4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, N2 में कन्वर्ट हो जाता है, -2 से +0 में जा रहा है। खुद ही बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना, -2 से 0 जा रहा है, तो पर नाइट्रोजन 2 का चेंज और लो नाइट्रोजन है तो 4 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 4। और एग्जाम्पल जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2 गैस। +4 में देखना जरा, +3 से +4 गया, पर कार्बन 1 का चेंज, कितने कार्बन बैठे हैं यहाँ, 2 कार्बन बैठे हैं तो 2 का चेंज हुआ टोटल। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2C2O4, ये 4 है। तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। सो लाइक दैट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, जैसे ये है, मान लो HNO3, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम इट कन्वर्ट्स टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जनरली बेसिक मीडियम में ये अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ क्या जा रहा है, मतलब इट कैन कन्वर्ट टू एनी मीडियम, एनीथिंग। तो it may convert into NO, it may convert into NO2, it may convert into NH3। HNO3 का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। यहाँ +2 में गया है तो वैलेंसी फैक्टर 3 का चेंज है 3, यहाँ +4 में गया है तो वैलेंसी फैक्टर 1, और यहाँ -3 में गया है तो वैलेंसी फैक्टर कितना, 8। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। दीज आर द वेरी कॉमन केसेस। अच्छा, कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो, तो भी हमें समझना चाहिए। जैसे FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, क्वेश्चन कहे कि इसकी रिएक्शन करवाई गई किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और ये फेरस चला गया फेरिक में और CO2 में कन्वर्ट हो गया। जरा बताना वैलेंसी फैक्टर कितना, बताइए तो, आप ही बताओ कितना। ये इंपॉर्टेंट केस है फेरस ऑक्सलेट का, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर मालूम पड़ गया तो फिर आप नॉर्मेलिटी बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। लिखो, देखना, आयरन +2 में है, कार्बन +3 में है, पहुंचा दिया +3 में, और ये +4 में। आयरन +2 से +3 में गया है, 1 का चेंज हुआ, प्लस कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडाइज हुआ है, पर कार्बन 1 का चेंज, और 2 कार्बन है तो 2 का चेंज, और तो वैलेंसी फैक्टर 3। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4, तो आंसर दोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeC2O4 अपॉन 3, ऐसे आएगा इक्विवेलेंट वेट। कई बार क्वेश्चन न्यूमेरल वैल्यूज में भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ऐसी जब बात करते हैं हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द एसिड बेस रिएक्शन, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स और बेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वॉल्व in acid base neutralization reaction।
तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एसिड्स और बेसिस इन्वॉल्व इन द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर बात करें, देन व्हाट डू यू डू, कैसे? तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड जो होगा वो होगा एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस लॉस्ट और OH माइनस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अगर आपने किसी और तरीके से याद कर रखी हो चीज़ें तो चलेगा, अगर सही आ रहे हैं रिजल्ट तो, और यदि रिजल्ट कहीं मिसमैचिंग है तो फिर वो भुला करके इनको याद करें। कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मन पे बोझ कम रहता है फिर। तो एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस लॉस्ट और OH माइनस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। सिमिलरली वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ बेस इन्वॉल्व्ड इन द एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा? एक्चुअल नंबर ऑफ OH माइनस लॉस्ट और H प्लस गेन्ड इन पर मोल ऑफ बेस। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल लें इस बात को, एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लो कोई ये कह दे आपसे कि H2SO4 की रिएक्शन मैंने NaOH से कराई एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज NaHSO4। है तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही ना? है तो ये एसिड बेस रिएक्शन। और इस एसिड बेस रिएक्शन में साफ दिखाई पड़ता है, नहीं रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। 2 H प्लस थे, एक H अभी भी है, एक ही H रिप्लेस हुआ है, तो हाउ मेनी H प्लस लॉस्ट? 1। तो वैलेंसी फैक्टर 1 है मेरे भाई। बट यही H2SO4 अगर क्वेश्चन कहता है कि NaOH में डिसॉल्व करने के बाद द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सोडियम सल्फेट, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। अब वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। 2 H प्लस लूज किए हैं तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज व्हाट, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ NaOH हैज बीन एडेड। ऐसे ही H3PO4, इसका वैलेंसी फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर प्रोडक्ट बना है H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 और यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। तो एसिड और बेस के वैलेंसी फैक्टर कुड बी डिफरेंट, कुड बी काफ़ी वैरायटी हो सकती है। तो याद रखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन और इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच द सब्सटेंस हैज गॉन इनटू एज ए प्रोडक्ट। तो कई बातों पर डिपेंड करता है। तो जब आप अच्छे से रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ये भी रिवीजन ही चल रहा है आपका, क्विक रिवीजन चल रहा है आपका, मेन पॉइंट्स के जहां पर मिस्टेक्स हो सकती हैं उन पॉइंट्स का रिवीजन चल रहा है। अकॉर्डिंगली एसिड बेस रिएक्शन हो या रेडॉक्स रिएक्शन हो, वैलेंसी फैक्टर यू कैन फाइंड आउट। जैसे कई बार मान लो जिंक हाइड्रोक्साइड है, आप HCl से रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना दो ZnOHCl, तो इसका वैलेंसी फैक्टर ध्यान देना 1 ही होगा। एक ही OH रिप्लेस हुआ है, दोनों ना हुए। हाँ, अगर HCl से रिएक्शन करवा देते और ये ZnCl2 बन जाता, दोनों OH रिप्लेस हो गए, तो नाउ वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो एसिड और बेस के वैलेंसी फैक्टर वैरायटी हो सकती है। अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। इसका यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में। क्वेश्चन तो उसी पे आएगा। वैलेंसी फैक्टर तो वो कम ही पूछते हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं कि बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम। इतनी बात बोलेंगे तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा O2 में और खुद चला जाएगा। मैंने जो बात बोली कौन सा, जैसे H2O2 है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में पहुंच गया और ये O2 गैस, ये तो गया O2 में और ये गया Mn2+ में प्लस H2O। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 5 ही लेनी है। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ जाएगा। और अच्छा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 कितना हो गया? -1 से लेके 0 गया है, पर ऑक्सीजन 1 का चेंज और 2 ऑक्सीजन है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2।
ये याद रखना है, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करे, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काम करे इन सम रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? आ गई बात समझ में? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है वो एक बार समझेंगे, वो समझ के अप्लाई करना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अच्छा, जेईई मेन में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, बहुत गहरे नहीं आते। एडवांस में तो क्वेश्चन क्या होंगे कि मल्टीपल टाइट्रेशंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे टाइट्रेशंस इन्वॉल्व होंगे, बैक टाइट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन। जेईई मेन का तो सीधा क्वेश्चन होगा, सिंगल टाइट्रेशन होगा, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है, और कोई कन्वर्जन करना है, कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना है तो वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज नो कॉम्प्लेक्सिटीज इन द क्वेश्चन। 30 में से 25 सवाल ऐसे होते हैं विच आर इजीली डूएबल। 5 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाएंगे, या तो आप ही कमी होगी, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या फिर कोई क्वेश्चन भी टफ हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन तो डालते ही हैं वो इस टाइप का, तो होना भी चाहिए यार, वरना कोई अच्छे जिसने मेहनत की है बच्चे ने, वो कैसे डिफरेंशिएट होगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कूड़ा करकट टाइप। कूड़ा करकट तो देखो कुछ भी नहीं है दुनिया में, बट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी वो क्यों सेलेक्ट हो, नहीं होना चाहिए। जिसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, अपना जी जान लगा करके, दिन रात एक करके मेहनत की है, सिलेक्शन तो उसी का होना चाहिए, रैंक तो उसकी बढ़िया आनी चाहिए ना। कूड़ा करकट डज नॉट मीन द वर्चुअल, द लिटरल मीनिंग ऑफ कूड़ा करकट। पागल हो क्या? तो लिखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो, इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में ये कहा जाता है कि किसी रिएक्शन के अंदर किसी भी 2 सब्सटेंस के बीच में लॉ यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मान लो A + B रिएक्ट्स विद C + D, तो आप ये कह सकते हो ये अनबैलेंस, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का फायदा ये है कि रिएक्शन को बगैर बैलेंस किए ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि अगर रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B = नंबर ऑफ gram equivalents of C formed = number of gram equivalents of D formed। अगर रिएक्टेंट्स पूरे रिएक्ट कर चुके हैं तो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1V1 = N2V2। किसी भी 2 कंपाउंड्स के बीच में लगा सकते हो इन्हें, केमिकल रिएक्शन A और B के बीच में, या B और C के बीच में, या A और C के बीच में, या A और D के बीच में। किसी भी 2 सब्सटेंस के बीच में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकते हो। N1V1 = N2V2। नॉर्मेलिटी को कई बार ऐसे लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वन इनटू वॉल्यूम V1, मोलैरिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सब्सटेंस ऑफ वैलेंसी फैक्टर 2 उसी का इनटू वॉल्यूम V2। सो लाइक दैट यू कैन अप्लाई। So depending upon this you can apply this law of chemical equivalence। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स टेक 2, 3, 1, 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। क्वेश्चन मान लो जैसे ऐसे आ जाए, क्या कि 200 ml 0.4 m H2O2 is titrated with 0.2 m KMnO4 in presence of enough H2SO4। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। ये टाइट्रेंट के रूप में यूज हो रहा है KMnO4, तो बताओ कितना वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। डू इट, करो जरा, बतलाओ। देखना जरा। अब रिएक्शन तो देखो ये होगी, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसमें।
KMnO4 रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो पहुंचाएगा O2 में इसको, प्लस Mn2 प्लस ये +7 से +2 में, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 5 हो गया, -1 से 0 में पहुंचा दिया, तो वैलेंसी फैक्टर H2O2 कितना हो गया 2। वैलेंसी फैक्टर निकालना ना आया कुछ ना आने का, इसलिए अच्छे से पढ़ना। और कोई अगर बच्चा ये सोच रहा हो ना कि मैंने आज तक कुछ ना पढ़ा, मस्ती से सोया हूँ, थोड़ा सर्दियों का टाइम भी है और सो रहा हूँ, और बस ये करके मेरा नीट जेई में सिलेक्शन हो जाए, भूल जाओ। ना ना ना, जिन बच्चों ने पढ़ाई की हुई है, रिवीजन करना चाहते हैं, 60-70% सिलेबस उनका हुआ है, और प्रॉपरली एक या तो जेई के लिए कुछ कोचिंग पढ़ी हो या चाहे बोर्ड की तैयारी करी हो, अगर जम के तैयारी करी हो, मतलब एनसीईआरटी बढ़िया से घोट रखी हो, बढ़िया से समझ के करी हो, तो भी वो समझ जाएंगे बच्चे इसको। बट बिल्कुल ही प्लेन होगा, कतई प्लेन होगा तो ना कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो भैया जैसे एक स्टेटमेंट होता है ना, कैटलिस्ट चलती हुई रिएक्शन को और तेज कर सकता है, रुकी हुई रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। कोई बच्चा अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसको हम स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकते। हम तो कोई स्पॉन्टेनियस है और स्लो रिएक्शन है उसे फास्ट कर सकते हैं, बट रुके हुए को, मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता, डॉक्टर भी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। जो कोई बहुत कमज़ोर है, मरने वाला टाइप से, उनको बचा लेते हैं डॉक्टर, बट मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते वो। तो भाई थोड़ा सा तो बेस होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आप क्विक रिवीजन चल रहा है, ब्रशअप चल रहा है चैप्टर का, तो आप अच्छे से कर सके। देखो इधर, तो क्या अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 is equal to number of gram equivalents of KMnO4। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके बराबर करोगे, तो यहाँ से जैसे H2O2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो H2O2 कितना, मोलरिटी 0.4 m इंटू वॉल्यूम 200 ml, ml भी ले लो, ml भी आ जाएगा आंसर, मिलीमोल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के जगह नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स चल जाएंगे, इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू, यही तो हुए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ मोलरिटी 0.2 m इंटू वॉल्यूम V इंटू वैलेंसी फैक्टर 5। देखना 5 दूनी 10, V की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 ml। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, 160 ml। कैलकुलेशन कर लेना एक बार प्रॉपरली। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 नीडेड फॉर टाइट्रेशन ऑफ H2O2। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, कंपाउंड होता है मोहर सॉल्ट। मुझे याद आ गया, बच्चों को फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए, FeSO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये भी प्राइमरी टाइट्रेंट है, प्राइमरी टाइट्रेंट है एंड यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ KMnO4। तो जब हम इसकी KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान दो, इसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है पूरे का मोहर सॉल्ट का 1 ही होता है, क्योंकि Fe2+ इज ऑक्सीडाइज टू Fe3+ एंड Mn2+। यहाँ वैलेंसी फैक्टर इसका 5 होगा। ये अलग है बिल्कुल बात, ये तो मुझे याद आ गया, तो एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं। अक्सर बच्चों को एग्जाम में डाउट आता है इस बात का। बच्चे सोचते हैं कि जब मोहर सॉल्ट की रिएक्शन KMnO4 से करा रहे हैं, KMnO4 तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस को फेरिक में पहुंचा देते हैं, इसमें कोई संशय या डाउट नहीं है। बट वो अमोनियम आयन में भी नाइट्रोजन -3 में है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। कई बार वो अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज करा देते हैं N2 में या और NO में या NO2 में या और हायर प्रोडक्ट्स में। नहीं, अमोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में इतना ढीठ इंसान है, इंसान तो खैर क्या ही है, इंसान से ज़्यादा ढीठ कौन हो सके, बट ये इतना ढीठ किस्म का है अमोनियम आयन, ना ऑक्सीडाइज होता, अच्छों से ऑक्सीडाइज नहीं होता एक्वस मीडियम में। अमोनिया गैस फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, KMnO4 की अमोनिया गैस से रिएक्शन कराओ, KMnO4 विल ऑक्सीडाइज अमोनिया गैस, बट एक्वस मीडियम में अमोनियम आयन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो अमोनियम आयन विल रिमेन अनचेंज्ड
इनफैक्ट अमोनियम आयन ऐसे ही पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी टाइट्रेंट है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 की रिएक्शन जब इससे करवाएंगे तो वैलेंसी फैक्टर 1 लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर, अदरवाइज योर आंसर विल गो रॉन्ग। सो दिस वाज अ वेरी वाइटल पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप बता सकते हो कि किस तरीके से कितना वॉल्यूम और किस तरीके कैलकुलेशंस होंगी। आ गई बात समझ में? बाकी आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे आपको DPP शीट भी मिलेंगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व। इसके बाद अब बात आती है एक और कॉन्सेप्ट की, और वो खास पसंद है JEE मेन को भी और एडवांस्ड को भी। मेन में भी आते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर वो है जो कपड़े धोते समय या नहाते समय, मुंह रगड़ते समय ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग ना बनाए, साबुन झाग ना बना पाए ऐसे पानी में, दैट इज़ हार्ड वाटर। ऑफ कोर्स नॉट डिज़ायरेबल। मतलब आप बढ़िया साबुन लाए खरीद के, कौन सा वाला, लाइफ बॉय, बढ़िया वाला लाइफ बॉय, अरे और अच्छा चलो मान लो पियर्स वाला, तो पियर्स का साबुन लिया, मुंह धो रहे हैं, चलो थोड़ा पानी लिया, मुंह पर रगड़ा अच्छे से, झाग ही ना आ रहे, तो साबुन का खर्चा भी हो गया और फायदा भी नहीं मिल पा रहा, मुंह पर रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ वाटर इज हार्ड वाटर, इज ऑफ कोर्स अनडिजायरेबल। और हार्ड वाटर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ सॉल्ट्स। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कॉज करते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर इज ड्यू टू डिजॉल्व्ड, जो घुले हुए हैं, salts of कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। जैसे कौन? जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। ये डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं और इनकी वजह से जो आयंस होते हैं ये साबुन के साथ, साबुन का काम होता है मिसल्स बनाना, मिसल फॉर्मेशन। मुंह धो रहे हैं, मान लो मुंह पे कुछ ग्रीसी मटेरियल है, कुछ पसीना आ रहा है, पसीना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, पानी के साथ वो मिक्स नहीं होता, पानी से साफ नहीं हो पाता मुंह धो तो हम साबुन यूज़ करते हैं। साबुन क्या करता है, इस ग्रीसी मटेरियल के साथ मिसल्स बना लेता है और मिसल्स पानी के साथ वॉश आउट हो जाता है और चेहरा एकदम क्लीन चकाचक हो जाता है। ये जो त्वचा का निखार है वो इसीलिए तो है। बट वाटर शुड बी सॉफ्ट। अब पानी हार्ड है, तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ वो साबुन को प्रेसिपिटेट करवा देते हैं, कैल्शियम स्टीयरेट या जो मैग्नीशियम स्टीयरेट है, और साबुन का खर्चा भी बढ़ गया और साबुन अपना पर्पस सर्व भी नहीं कर पाया, मिसेल फॉर्मेशन में हिंडर करता है मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+। इसलिए हार्ड वाटर में से रिमूव करना होता है कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। और अकॉर्डिंगली हार्डनेस को भी दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू dissolved sulfate and chlorides, due to dissolved bicarbonates of calcium 2+, magnesium 2+, of कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, या फिर आयरन 2+ वगैरह भी अगर प्रेजेंट हो, मेजर तो यही होते हैं। तो सल्फेट और क्लोराइड्स की मदद से होते हैं, तो वो परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पररी इसलिए बिकॉज कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग करोगे तो जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मान लो हार्ड वाटर है, आप तो बॉयल कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपड़ी बन जाएगा
और कैल्शियम कार्बोनेट इज हैविंग अ वेरी लो वैल्यू ऑफ द KSP, बिकम्स इनसॉल्युबल इन वाटर, और छान के अलग कर दो ये कचरा पट्टी, और ये CO2 रिमूव हो गया और पानी प्योर हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का हीटिंग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है, NCERT पढ़ें, केयरफुली लिखा भी होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये, प्लस CO2, इस टाइप से। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी PPD बन जाता है, दोनों वाइट PPD होते हैं, छान के अलग कर दो और वाटर बिकम्स सॉफ्ट। तो ये था, बॉइलिंग से ही रिमूव हो जाते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं ना, वो कई अदर मेथड्स होते हैं, जिसमें कैल्गन मेथड हो गया, परम्यूटेड मेथड हो गया, लाइक दैट मेथड्स आर देयर, वॉशिंग सोडा मेथड हो गया। So like that so many methods are used. क्लार्क्स प्रोसेस होता है, क्विक लाइम या स्लेट लाइम मिला करके भी हम हार्डनेस रिमूव करते हैं, और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने में काम में आता है। तो ये था हार्डनेस ऑफ वाटर। अब डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे मेजर करते हैं, दैट वी शैल टॉक। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करें, पर मिलियन ग्राम मेजर्ड इन ppm। पार्ट्स पर मिलियन में मेजर्ड होती है ppm। 1 मिलियन ग्राम में सारी हार्डनेस रिमूव करने के लिए जितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो कैसे फाइंड आउट करें, एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो कोई कह दे 100 ml वाटर सैंपल लिया, ऑफ कोर्स हार्ड वाटर है, सौ ग्राम वाटर सैंपल लिया, इसमें यूं कह दें A ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व है, B ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डिजॉल्व है, C ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, और D ग्राम मान लो क्वेश्चन कह दे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और ये कह दे फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन तो आप समझते हो, मिलियन मतलब 10 की पावर 6 को मिलियन, बिलियन मतलब 10 की पावर 9। तो डिफाइन डिग्री ऑफ हार्डनेस मान लो इस तरीके से हो, तो क्या बोल लोगे, मिलियन ग्राम में जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट से कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लो, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस। वो कैसे, पहले तो ये देखो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कौन है, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, हम यस, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व सॉल्ट ही हार्डनेस कॉज करते हैं, कार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यस, ये है हार्डनेस कॉजिंग। और जो हार्डनेस कॉजिंग नहीं है वो कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। तो आप पर मिलियन ग्राम 100 ml वाटर है, डेंसिटी तो हम 1 ग्राम पर ml ही मान लेते हैं, तो 100 ml वाटर मतलब 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना है CaCl2, A ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl2 देख लेंगे वो, इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन की वैलेंसी 2 है तो वैलेंसी फैक्टर 2, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स हुए। मैग्नीशियम सल्फेट में B अपॉन मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस C वाला है ही नहीं KCl, D ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो D अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। ये थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इन 100 ml, नहीं मिलियन ग्राम में चाहिए, 100 ml में इतना, तो मिलियन ग्राम में कितना 10 की पावर 6 अपॉन 100, 100 ml में या 100 ग्राम में इतना है, तो 1 मिलियन ग्राम में कितना है, पर मिलियन फाइंड आउट करना है हमें। और ये जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं इसे इक्वल कर दो
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 100 है इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। ये जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहां से आया, ये है डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ppm। ये है डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ppm। इसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में। हर चैप्टर के 2 सेशन लेने होते हैं हमें। चैप्टर का ब्रशअप जो आज किया, और उसके ऊपर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई प्रीवियस ईयर का जेई एडवांस्ड का या जेई मेन का क्वेश्चन जो हमें लगता है कि ये तो दोबारा तिबारा चौबारा हर बार आएगा, वो क्वेश्चंस दैट वी विल टेक इन प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों ये एक हमने कोशिश की है आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की, बट ऐसा नहीं है इससे काम आपको ज़रूरत पड़े तो अपने किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, कंपटीशन में पढ़ते हो या किसी और ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो ताकि प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से पार्ट ले पाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल मिलता है उसको आप अच्छे से DPPs को सॉल्व कर पाओ। देन यू विल से यू आर डूइंग एन ओवरऑल रिविजन ऑफ द चैप्टर्स। तो बच्चों ये था समरी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें एंड get ready for the practice session. That's it for now.